साल 1990 की एक खौफनाक रात। गोलियों से छलनी एक कश्मीरी पंडित नर्स की लाश और पूरी घाटी में खौफ का माहौल। 35 साल बाद वही केस फिर से जिंदा हो गया है। मकतूल यानी जिनका कत्ल हुआ वो कश्मीरी नर्स सरला भट्ट एक बार फिर से चर्चा में है। श्रीनगर में अचानक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की छापेमारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के पुराने नेताओं के घरों पर रेड की जा रही हैं और कश्मीर के इतिहास का सबसे दर्दनाक सवाल एक बार फिर से जिंदा हो गया है। आखिर क्यों हो रही है अब ये छापेमारी? क्या 1990 की उस दर्दनाक काली रात का सच सामने आएगा? आइए जानते हैं कौन थी सरला भट्ट, उनकी हत्या ने कश्मीर को कैसे बदल दिया और अब 35 साल बाद इस केस में क्या नया मोड़ आया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। और कश्मीर की सरला भट्ट हत्याकांड मामले पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य राज कौल, जो कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं और साथ ही सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं। और ख़ास बात यह कि इन्होंने कश्मीर की त्रासदी को बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है, समझा है। चलिए बात करते हैं आदित्य जी से, जानते हैं कि क्या है सरला भट्ट की हत्या का पूरा मामला और अचानक से ये चर्चा में क्यों है। तो आदित्य जी, हमें बताइए कि सरला भट्ट कौन थी और क्या हुआ था उस रात। सरला भट्ट जो है एक कश्मीरी पंडित थी। 27 साल उनकी उम्र थी और 1990 में अप्रैल के महीने में ये सौरा में, जो श्रीनगर में पड़ता है, वहाँ पर एक सौरा का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बतौर नर्स काम करती थी। और ऐसा कहा जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हुई है, कि दो आतंकवादी, एक तो आतंकवादी सरगना हामिद शेख जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी था, और अब्दुल अहद गुरु जो कि सर्जन थे सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन एक आतंकवादी भी थे। तो इन दोनों की आपस में बातचीत हुई और इस बातचीत को सरला भट्ट ने सुन लिया था। और हामिद शेख और अब्दुल अहद गुरु को ये आवाज़ आ गई थी, ये सुन लिया था कि किसी तरीके से इसको कुछ ऐसा राज है जो सरला भट्ट को पता चल गया। इसलिए हामिद शेख ने यासीन मलिक, जावेद नलका और बाकी सारे जो JKLF के आतंकवादी थे, इनको मिला के सरला भट्ट की जो है निर्ममता से हत्या कर दी। ये करीबन 18-19 अप्रैल 1990 की बात है। और जो सरला भट्ट की बॉडी है ये उस इलाके के बाहर एक जगह पे मिली 1-2 दिन बाद, और उस पे जो है बंदूक से जो है गोलियां मारी गई थी। इसके अलावा गैंगरेप किया गया था और बॉडी पे जो है बहुत सारे निशान थे, जलने के भी निशान थे। तो जो इससे कहा जा सकता है कि बॉडी को टॉर्चर बहुत हुआ। तो ये थी सरला भट्ट की कहानी। और ये एक ऐसी सरला भट्ट नहीं है, ऐसी सरला भट्ट की बहुत सारी कहानियां हैं, सौओं की तादाद में कश्मीर में, जिसमें एक भी केस पे आज तक जो है सुनवाई नहीं हुई, न्याय नहीं मिला। तो ये ऐसा कहा जाता रहा है, ये जो अलगाववादी संगठनों की तरफ से, कि जितने लोगों को मारा गया वो पुलिस के मुखबिर थे, इस तरह की बात भी कही जाती है। देखिए, चाहे वो मुखबिर थे या ना थे, किसी को मारना तो संविधान में नहीं लिखा। तो हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो न्याय की व्यवस्था है, उसमें तो आप अगर बंदूक उठाएंगे, आप अगर आतंकवादी हैं, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है लॉ के खिलाफ काम करेंगे, तो बिल्कुल आपको सज़ा होनी चाहिए। इस पे सबसे पहले तो FIR होना चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर जुडिशरी में ट्रायल होना चाहिए और फिर कन्विक्शन होना चाहिए। आप देखिए, जितने भी कश्मीरी हिंदुओं को आज तक मारा गया है, उसमें ना तो सुनवाई हुई है, ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना तो FIR हुआ है, ना ही ट्रायल हुआ है। आप यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी था और उसके बाद अलगाववादी बन गया, उसकी कहानी देख लीजिए। उसने सरला भट्ट को मारा, उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। यासीन मलिक ने इंडियन एयरफोर्स के 4 जो हैं ऑफिसर्स, उनको मारा। यासीन मलिक ने हिंदुस्तान के पुराने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का किडनैपिंग की और उसके एवज में 4 से 5 जो JKLF के आतंकवादी हैं उनको छोड़ना पड़ा नेगोशिएशंस के बाद। और आज भी यासीन मलिक को उन सब केसेस में जो है इल्ज़ामात पूरी तरीके से तय नहीं हुए हैं और आज भी उन केसेस में ट्रायल चल रहा है जम्मू की टाडा कोर्ट में। और आज जो यासीन मलिक सज़ा काट रहा है,
दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो 2019 से बंद है, वो एक 2017 का टेरर हवाला केस है, ना कि 90 के जो असली उसके कुकर्म हैं और जो कारनामे हैं आतंकवादी गतिविधियों के। तो चाहे आप मुखबिर हों या ना हों, सच्चाई तो ये है कि एक प्लान के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, कश्मीरी इस्लामिस्ट आतंकवादी और पाकिस्तान ने पूरा ये प्लानिंग करके हिंदुओं को जो है कश्मीर से बाहर निकाला, क्योंकि हिंदुओं को सबसे पहले हिंदुस्तानी देखा जाता था, उनको मुखबिर देखा जाता था, लेकिन हिंदुस्तानी भी देखा जाता था कि वो हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान को आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले जो बंदूक की गोली है वो कश्मीरी पंडित को खानी पड़ी। अच्छा, 1990 का जो साल है वो कश्मीर के इतिहास का सबसे खौफनाक और भयानक साल रहा है, और आपकी फैमिली भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इससे प्रभावित रही है। इन तमाम जो वहशियाना वहाँ पर हरकतें हुई, तो क्या माहौल था वहाँ पर? क्यों एग्जोडस हुआ? क्यों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा? किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, और JKLF का इसमें क्या रोल था? देखिए, JKLF का तो सबसे बड़ा इसमें योगदान था, और JKLF बहुत लोगों को लगता है कि 90 के दशक में ही या 80 के आखिरी दशक में जो है सामने आया, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 60s से वहाँ पर कायम था, चाहे कश्मीर में ना हो तो पाकिस्तान में कायम था, अगर पाकिस्तान में ना हो तो लंदन और UK में कायम था। आपको पता होगा, हमारे एक राजदूत तो नहीं बट राजनायक थे, रविंद्र मात्रे, जो कि UK में तैनात थे, और सन 1984 में 84 में उनकी जो है निर्ममता से पहले तो उनको किडनैप किया गया और फिर निर्ममता से उनकी हत्या की गई। तो उसके पीछे कौन था? उसके पीछे JKLF का हाथ था। हमने यहाँ पर न्यूज़ 9 TV9 में एक इन्वेस्टिगेशन की, मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, मर्डर ऑफ अ डिप्लोमेट, रविंद्र मात्रे के ऊपर। पहले की बात है, ये 1984 की बात है, आप सोचिए। और अमानुल्लाह खान जो JKLF के फाउंडर थे, वो इस मर्डर के पीछे थे। उनकी बाद में 2016 में कैंसर से पाकिस्तान में डेथ हो गई, लेकिन वो और एक दो और भी लोग जो अभी भी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, वो रविंद्र मात्रे की किलिंग के पीछे थे, मर्डर के पीछे थे, और आज भी वो फ्री घूम रहे हैं। तो JKLF के जो तार हैं बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी 60s की घटना है, जब 60s की थी या 1971, मेरे को सन पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे पहला हाईजैकिंग जो हुआ एक विमान का, उसको गंगा एयरक्राफ्ट कहा गया, और श्रीनगर से उस एयरक्राफ्ट की जो है हाईजैकिंग हुई और उसे लाहौर लेके गए, और उसमें 2 कश्मीरी थे, हाशिम कुरैशी और उनके ब्रदर, और वो लोग भी JKLF से जो है वास्ता रखते थे। तो JKLF की बुनियाद तो पाकिस्तान से पूरा पैसा, रिसोर्सेज लेने की थी, और कई साल से ये चल रहा था। लेकिन जब 87 में इलेक्शन हुए और उसमें सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल के कमांडर बने, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए। JKLF के यासीन मलिक उनके पोलिंग एजेंट थे, और फिर वो पाकिस्तान गए, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिली, सैयद सलाउद्दीन वहीं रहे, और यासीन मलिक वापस आए, पूरा गुट बनाया JKLF का, एक अलग फैक्शन, और पूरी तरीके से, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो कितनी भी माइनॉरिटीज़ हों, और जो सोल्जर्स हों आर्मी के, एयरफोर्स के, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उन सबको मारने की प्रक्रिया JKLF ने चालू की। तो इन तमाम इस तरह की हरकतों के बावजूद और तमाम इनपुट्स के बावजूद क्यों लगाम नहीं कसी जा सकी इस संगठन पे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि फ़ारूक अब्दुल्ला उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और फ़ारूक अब्दुल्ला ने जब देखा कि हाथ से चीज़ें बाहर जा रही हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो पूरा जो मुझे लगता है कि जो दारोमदार जो पूरा कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का है, मारने का है, एक खौफ पैदा करने का है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ारूक अब्दुल्ला पे जाती है, जो आज तक उसकी जवाबदेही उनसे नहीं पूछी गई है। उसके बाद आप देखिए, जो हिंदुस्तान का एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इन अलगाववादियों को शह देता रहा बहुत टाइम तक, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी बहुत हद तक जो है इस पर जो है पूरा कार्रवाई नहीं की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेशर हो, या कुछ ऐसी मजबूरियां जो हैं राजनेताओं की रही हों, उन्होंने, चाहे वो JKLF हो, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो गीलानी हो, मीरवाइज हो, शब्बीर शाह हो, आसिया अंद्राबी हो, इन सब के खिलाफ जो है आज तक कार्रवाई नहीं की। आप देखिए ना, जब पलायन हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, एक्सोडस हुआ, एथनिक क्लिनजिंग हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके बाद करीबन 10-15 साल तक तो किसी ने उनकी सुनवाई नहीं ली, किसी ने पूछा नहीं। वो कैंपों में कश्मीरी हिंदू पड़े रहे जम्मू में, और जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो BJP की हो, कांग्रेस की हो या लेफ्ट की हो, किसी ने उनसे कभी उनका दर्द नहीं पूछा। और आज भी मुझे लगता है कि
बेसिक जो चीज़ है, एक इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए या एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो देखे कि 90 में क्या हुआ और एक रिपोर्ट तय करे, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो, मोदी की हो, मनमोहन सिंह की हो, इंद्र कुमार गुजराल की हो, एच.के. देवेगौड़ा की हो, या उस समय जो 90 में हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी हो। तो मुझे तो लगता है कि एक कलेक्टिव पॉलिटिकल फेलियर रहा है हिंदुस्तान में सरकारों का, कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की, उस पर कभी भी जागे नहीं। मैं खुद एक 9 महीने का था, मेरे परिवार को भी 19-20 जनवरी की रात को जब मस्जिदों से और बाकी जगहों से ऐसे ऐलान हुए कि कश्मीरी हिंदू जो है मर्द यहाँ से चले जाएं, औरतों को यहाँ पर रखें और यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, और भी ऐसे जो नारेबाजी वहाँ पर चलती रही, तो उसी रात को हमको भी निकलना पड़ा। और ऐसे ही हज़ारों, वो तो शुरुआत थी, उसके कई महीनों तक, सालों तक जो है ऐसी प्रक्रिया चलती रही और निर्ममता से कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। हमारे जो लेखक थे, बहुत ही सेक्युलर लेखक थे, सर्बानंद कौल प्रेमी, जिन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया उर्दू में भी, उनको मारा गया, उनको फांसी चढ़ा दिया गया पेड़ से, उनके बेटे को भी मारा गया। उसके बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू, वहाँ हाईकोर्ट के जज थे, उनको जो है मार दिया गया। उसके बाद टिकलाल टपलू जो पॉलिटिकल लीडर थे, लॉयर थे बहुत प्रोमिनेंट, उनको मार दिया गया। दूरदर्शन के वहाँ पर डायरेक्टर थे लसकौल, उनको पूरी तरीके से निर्ममता से मार दिया गया। तो कई ऐसी कहानियां हैं, और ये तो सरला भट्ट का एक केस है। मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कई सैकड़ों ऐसे केसेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये सरला भट्ट का जो एक केस आज शुरू किया है इन्वेस्टिगेशन, और इससे पहले पिछले साल जस्टिस नीलकंठ गंजू का किया था, एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। कई सालों पहले ये हो जाना चाहिए था। और मुझे तो लगता है कि एक ऑडिट भी जो है मोदी सरकार को करना चाहिए कि किन ऐसे राजनीतिक नेताओं के तहत, किन इन इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों के तहत, या जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के लोग थे, किन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की और क्यों की, उन सब का नाम बाहर आना चाहिए। अच्छा, आपके क्योंकि फैमिली इससे इफ़ेक्टेड रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स या आपके बुज़ुर्ग होंगे जो आए होंगे वहाँ से शिफ्ट होकर के, उनसे कुछ कहानियाँ आपने ऐसी भी सुनी होंगी कि पूरा कश्मीर एक तरफ नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे ये, तो उनकी आवाज़ क्या आ पा रही थी बाहर? देखिए 90 में तो नहीं, 90 में तो आप देखिए ना, बंदूक जब सामने होगी और जब बंदूक का डर होगा तो कौन मदद करेगा। तो मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन कहानियाँ बहुत सुनी है मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने बुज़ुर्गों से, कि कैसे वहाँ पर साथ में रहा जाता था, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सब वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज हमारी वहाँ पर रही है। लेकिन ये भी है ना कि दोगलापन जो है अलगाववादियों का, या दोगलापन जो वहाँ के राजनीतिक हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, फ़ारूक अब्दुल्ला हों, या अभी उमर अब्दुल्ला हों, तो किसी ने भी आज तक एक प्रदर्शन तक नहीं किया कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। आप देखिए कितनी बार पिछले 35 सालों में लाल चौक बंद किया गया, कितनी बार वहाँ के स्कूल कॉलेज बंद किए गए, कितनी बार मार्केट बंद कर दिए गए, स्टोन पेल्टिंग कितनी हुई, आगजनी कितनी हुई, लेकिन एक बार भी क्या कश्मीरी हिंदुओं के लिए वहाँ पर ऐसा प्रदर्शन हुआ कि न्याय मिले? क्या एक बार भी ऐसा प्रदर्शन हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाया जाए? तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे आज भी बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम मित्र हैं, मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, बहुत अच्छे से वहाँ पर रहता हूँ, और वो चाहते हैं कि न्याय हो, और उनको लगता है कि ये नया कश्मीर की एक भूमिका धीरे धीरे बन रही है, और वो तभी बनेगी जब आतंकवाद को और अलगाववाद को हम पूरी तरीके से वहाँ से निकाल दें। जो वहाँ का हिंदू है, जो वहाँ का मुसलमान है, जो वहाँ का सिख है, वो इक्वल हिंदुस्तानी है, वो इक्वल भारतीय है। वो भावना वहाँ पर जानी चाहिए, ना कि जिहाद की भावना, ना कि ऐसी भावना कि आप अलग हैं, आपका स्पेशल स्टेटस है, आपको कोई अलग हक मिलना चाहिए। आपको उतना ही हक मिलेगा जो एक हिंदुस्तानी, एक आम शहरी को कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, लखनऊ में या कहीं पे भी मिले। तो मुझे लगता है कि ये एक धारणा, जब अभी आप वहाँ के विजुअल देखते हैं, दृश्य देख रहे हैं, तो तिरंगा यात्राएं वहाँ पर हो रही हैं। भारत का तिरंगा जो आज तक वहाँ पर नहीं फहराया जाता था, वो पिछले 5-6 साल से वहाँ फहराया जा रहा है। आप देखिए लाल चौक का जो घंटाघर है, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और आज हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। तो ये एक बंदूक की नोक पे तो नहीं हो रहा, कुछ हद तक आप लोगों को भी देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आप पहलगाम की घटना देखिए, जब पहलगाम का हमला हुआ, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, 26 लोगों को, उसमें एक मुसलमान की भी हत्या हुई, और उसके बाद कई ऐसे जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो सामने आए और सड़कों पे उतर आए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 साल में उन्होंने शांति देखी। उन्होंने देखा कि शांति अगर होती है तो टूरिज्म कितना अच्छा होता है,
शांति अगर होती है तो बच्चे स्कूल और कॉलेज कितने अच्छे से जा सकते हैं। शांति अगर होती है तो स्थिरता आती है। बिल्कुल, या आम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी कि वो अपनी आवाज उठा सके। बिल्कुल, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। आप देखिए ना, 35 साल से अगर वहां पर अलगाववाद या आतंकवाद चल रहा है, जो वहां पर आम शहरी है उसने सिर्फ बंदूक देखी, चाहे वो आर्मी की हो, पुलिस की हो या आतंकवादी की हो, उसने ये चेक पोस्ट देखे, हर जगह पहरेबाजी देखी, तो उनकी मानसिकता तो अलग ही है। उन्होंने तो हमेशा एक ये सिक्योरिटी स्टेट टाइप सिस्टम देखा है। तो बदलाव लाने में भी टाइम लगेगा और मुझे लगता है कि सरकार को भी, एनजीओज को भी, एक्टिविस्ट को भी इसमें भारी योगदान देना चाहिए कि लोगों की मानसिकता भी बदले, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा हो और लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन दें, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, सिनेमा को लेकर हो, आर्ट स्पोर्ट्स को लेकर हो। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने। लेकिन अब मैं वापस सरला भट्ट केस पर आना चाहूँगा कि 35 साल बाद ये केस खुला है फिर से। कई चीज़ें बदल गई होंगी, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो क्या लगता है, क्या इसकी परतें खुल पाएंगी, सबूत मिल पाएंगे वापस? वैसे कुछ ऐसे सबूत होंगे जो मिट चुके होंगे, मुश्किल है, तो क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? देखिए, इंटेंट की बात होती है कि आपकी भावना क्या है, एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की भी बात होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ये 35 साल पहले भी कर सकती थी, जो राजनेता हैं वो 35 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब जब इसकी शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने अगर ये केस खोला है तो बिल्कुल उनके पास कोई ऐसा सबूत होगा या कोई ऐसा विटनेस सामने आया होगा, उसी के तहत उन्होंने ये 8 जगहों पर छापेमारी की। और मैं आपको कह दूँ कि सिर्फ ये सरला भट्ट या नीलकंठ गंजू का केस नहीं है, इसमें बतेरो केस हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जिन्होंने ये कुकर्म किए हैं, जिन्होंने ये आतंकवादी घटनाओं को जो है किया है कश्मीर में, वो लोग अभी भी जिंदा हैं। चाहे वो यासीन मलिक हों, बिट्टा कराटे हों, शब्बीर शाह हों या जितने भी आतंकवादी हों, हो सकता है कश्मीर में अभी वो फ्री भी घूम रहे हों, वो आज भी जिंदा हैं। आप देखिए, 30 साल के बाद जो कश्मीर के मीरवाइज़ हैं हमारे, जो वहाँ पर हमारी मेन जामा मस्जिद हैं, उसके जो मीरवाइज़ हैं, उनके पिताजी को मारा गया आतंकवादियों द्वारा। 30 साल तक वो आतंकवादी फ्री थे, कहीं नहीं पता था वो आतंकवादी कहाँ है। 30 साल के बाद उन आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान लाके 3 से 4 उन आतंकवादियों को पकड़ा गया। अगर 30-35 साल बाद मीरवाइज़ के आतंकवादियों को, मीरवाइज़ को मारने वाले आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है, तो कश्मीरी हिंदुओं के आतंकवादियों को क्यों नहीं मारा क्या जा सकता, पकड़ा जा सकता, या इन्वेस्टिगेशन हो और ट्रायल हो उसमें। आप देखिए, जो सिखों के साथ निर्ममता हुई दिल्ली की सड़कों पे, 3000 से 5000, कुछ लोग कहते हैं 25,000, जितने भी सिख जो हैं वहाँ पर मारे गए, एक बहुत ही ज़्यादा मैसेकेर हुआ जो सिख समुदाय के साथ, वो भी केसेस आज भी ट्रायल हो रहे हैं 40 साल के बाद। उसमें सज्जन कुमार हों, जगदीश टाइटलर हों, जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ जो है मामले तय हो रहे हैं। तो अगर सिखों के साथ हो सकता है, गुजरात में मुसलमानों के साथ हो सकता है, उनको न्याय धीरे धीरे अगर मिल सकता है कभी, तो हम तो यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट कोई शुरुआत तो हो। लेकिन हमारे इसमें ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, ना न्यायपालिका ने संज्ञान लिया और ना ही राजनेताओं ने जो है कोई भूमिका निभाई। यानी उम्मीद जगी है और कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम बातचीत के लिए, इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद, आपने टाइम दिया, काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम आपके इसके लिए। तो दोस्तों, सरला भट्ट का केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस दौर की त्रासदी का प्रतीक है जब हज़ारों कश्मीरी पंडितों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया। सरला भट्ट केस में 35 साल बाद हो रही छापेमारी ने कश्मीर के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय को फिर से खोल दिया है। ये सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुई नाइंसाफ़ी की कहानी है। इससे उम्मीद जगी है, शायद अब सच सामने आए और दोषियों को सज़ा मिले। सबसे अहम बात ये कि अगर इससे सच सामने आता है, दोषियों को सज़ा मिलती है, तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। अगर कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रही तो पीड़ितों के घाव और गहरे हो सकते हैं। यही असली चुनौती है कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ की और सरला भट्ट की भी। आपका क्या मानना है? क्या इतने साल बाद न्याय मिल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर कट में मिलेंगे एक और नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया, नमस्कार।